नमस्कार दोस्तों, बैंकों क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला में जो आपके बैंक में काफ़ी मायने करती है पेपर्स के रूप में। विगत दिनों में हमने शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के पॉइंट को पढ़ा, युग्म शब्दों के बारे में हमने चर्चा की। आज का जो अपना पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो है युग्म शब्द के अलावा जो एकार्थक शब्द आते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में वन वर्ड के नाम से काउंट करते हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब परिच्छेद के रूप में आपको कोई धार्मिक परिच्छेद या यूँ कहूँ किसी ऐतिहासिक या पौराणिक परिच्छेद को दे दिया जाता है, क्योंकि ये कोई शर्त नहीं है कि बैंक में आपको परिच्छेद है वो केवल अर्थव्यवस्था पे ही दिया जाएगा या कोई नीति विशेष पे दिया जाएगा। आपको परिच्छेद आपके व्यवहारिक ज्ञान पे, आपके मनोवैज्ञानिक ज्ञान को टेस्ट करने के लिए किसी भी आधार पे दिया जा सकता है। इसलिए जब बात आती है कि पौराणिक, ऐतिहासिक या किसी प्रकार का कुछ सांस्कृतिक परिच्छेद आपको मिल गया है, तो निश्चित मान के चलिएगा ये जो आज पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इनमें से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए टॉपिक दिखने में हमें ज़रूर सरल, हल्का लगता है, लेकिन वास्तविकता में विगत दिनों के जो पेपर्स देखते हैं और उनके अनुभव लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो टॉपिक है अपने एकार्थक शब्दों का, ये काफ़ी मायने करने वाला हो जाता है। इसलिए ये जो वन वर्ड्स हैं, जो एकार्थक शब्द है, ये भी आपको याद करने हैं। आज की कक्षा में हम इसको सिर्फ एक आधार स्तंभ के रूप में पढ़ेंगे, ताकि एक हमारी तैयारी करने का तरीका हमें मिल जाए। कुछ जो एकार्थक शब्द है उनका विश्लेषण हम बोर्ड के माध्यम से भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से हमें एकार्थक शब्दों को पढ़ना है। तो अपना टॉपिक रहता है एकार्थक शब्द। अब एकार्थक शब्द की स्थिति को हमें यहां देखना है। देखिए, एकार्थक शब्द, ये जो शब्द बनता है, इसका यदि हम मीनिंग लेते हैं तो ये अर्थ देता है एक शब्द का अर्थ। यदि एक वाक्य होता है या एक शब्द होता है और उसका अर्थ निकालना होता है, उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जाने यहां पर एक हमने एकार्थक शब्द ले लिया जो पहले जन्मा हो, अब यह हमारे लिए एकार्थक शब्द है। या फिर हमने ले लिया जिसको जाना न जा सके, यह हमारे लिए एकार्थक शब्द है। तो एक चार्ट सा बन जाएगा हमारे सामने। इसके आंसर है वो हम क्रमानुसार अभी देखेंगे। पहले इन चीज़ों को लिख लेते हैं, ध्यान में कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए। जिसको जाना न जा सके, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु न हो। इसी प्रकार से जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो, जिसका विरोध न किया जा सके, जिसका विरोध न किया जा सके। नाटक का समाप्ति रूप, नाटक का समाप्ति रूप मूल कथा में आने वाला
प्रसंग, मूल कथा में आने वाला प्रसंग, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने एक श्रृंखला बनी है एकार्थक शब्दों की। इसी को हम अग्रवत कर लेते हैं, उत्तर हम इनका क्रमानुसार देखेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो, कुंती का पुत्र, गंगा का पुत्र, राधा का पुत्र, रघु की संतान, ये भी छोटे छोटे एकार्थक शब्द हैं जो परीक्षा में कई बार देखने को मिलते हैं। जो लौटकर पुनः आ गया हो, जो तुरंत उत्तर का प्रति उत्तर देता हो। तो ये हमारे सामने कुछ एकार्थक शब्द हैं। अब इनका हम विश्लेषण करते हैं कि किस तरीके से इनका हमें आंसर करना है। मान लीजिए परिच्छेद में से संबंधित ये उदाहरण के तौर पर ये एकार्थक शब्द आपके सामने परीक्षा में आ गया। जो पहले जन्मा हो एक अर्थ देगा इस पूरे वाक्यांश का, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ निकलता है एक अर्थ देने वाला या एक शब्द का अर्थ बताने वाला, एक शब्द के रूप में अर्थ को देने वाला। तो एक शब्द का अर्थ देने वाला भी यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां जो पहले जन्मा हो इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर अग्रज से। जिसको जाना न जा सके इसको हम कहेंगे अज्ञेय। हिंदी जगत के काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर उनका यदि हम एकार्थक शब्द में विश्लेषण करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है जिसको जाना न जा सके, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जात शब्द का अर्थ है पैदा, ए का अर्थ है नहीं, शत्रु यानी दुश्मन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, इसलिए नाम दिया गया जिसका कोई शत्रु न हो। जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो, अध्युडा। जिस स्त्री की विवाह नहीं होता है, काफी उम्रदराज स्त्री हो जाती है, उसको हम अध्युडा के नाम से जानते हैं एकार्थक शब्दों में। जिसका विरोध न किया जा सके, अनिरुद्ध। जिसका विरोध न किया जा सके उसे हम कहेंगे अनिरुद्ध, यानी जिसे रोका न जा सके, क्योंकि रोकने में विरोध होगा। नाटक का समाप्ति काल, तो नाटक का जो समाप्ति काल है उसे हम कहेंगे यहां पर अवनिका। अवनिका, तो अवनिका यहां पर हम कह देंगे कि जो समाप्ति काल के रूप में आ जाती है तो वो पटल हमारे लिए अवनिका के नाम से जाना जाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, नाटक के विभिन्न भागों में मूल कथा चलती है और उसमें छोटे छोटे अन्य प्रकार से
प्रसंग आ जाते हैं, जैसे कालिदास की रचनाओं में, तुलसीदास की रचनाओं में हम देखते हैं, तो मूल कथा में आने वाले प्रसंग को हम कहते हैं अंतः कथा। तो अंतः कथा यहां पर हमें मूल कथा के में आने वाला प्रसंग को बताती है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, अतिशयोक्ति शब्द शुद्ध इस तरीके से होगा। अधिकांश जगह यदि हम ये देखते हैं अतिशयोक्ति, तो वर्तने की दृष्टि से ये जो शब्द है वो अशुद्धता में जाएगा। इसलिए इस शब्द को हमें पूरी तरीके से गलत रूप में ही मानना है। जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, तो हम यहां पर जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर अद्वितीय। तो ये हमारे सामने एक चार्ट सा बन गया कि हमें एकार्थक शब्दों को कैसे याद करना है। बाकी के जो अन्य जो एकार्थक शब्द है वो नोट्स के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे। तो हमें तो यहां पर कक्षा के अंदर इसका विश्लेषण करना है कि किस तरीके से इन चीजों को समझना है। जिसके सिर पर चंद्र हो, इसको हम कहेंगे चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ भगवान शिव का नाम है ये, क्योंकि उनके शीश पर चंद्र विराजमान है, इसलिए चंद्रचूड़ नाम दिया गया। कुंती का पुत्र कौन्तेय, हिंदी की तद्भव संधि से यह शब्द बना है। तो कुंती का पुत्र आय प्रत्यय की उत्पत्ति से कौन्तेय शब्द बना। गंगा का पुत्र भीष्म का नाम है गांगेय। राधा का पुत्र राधे। रघु की संतान राघव। जो लौटकर पुनः आ गया हो, अप्रत्यागत। अप्रत्यागत, अप्रत्यागत कहा जाता है जो लौटकर पुनः आ गया हो। जो तुरंत उत्तर का प्रत्युत्तर देता हो, प्रत्युन्नमति। प्रत्युन्नमति। तो ये चीज आपके सामने एक चार्ट के रूप में आ गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे भी हम अभी थोड़ी देर में इसका और डिस्कस विश्लेषण कर लेते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, अब देखिए इसमें आगे भी हमें कुछ एकार्थक शब्द और देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी मायने करने वाले हैं। पहले हम इधर वही क्रम रखते हैं, इधर वाक्य लिख लेते हैं जिसके लिए एकार्थक शब्द है। जहां सिक्कों की ढलाई होती हो, जहां सिक्कों की ढलाई होती हो। तर्क करने वाला, तर्क करने वाला। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला। संकुचित विचार वाला व्यक्ति। संकुचित विचार वाला व्यक्ति। जो कठिनाई से समझ में आता हो।
जिसको मापना कठिन हो, जिसको मापना कठिन हो। अब इनका यदि हम आंसर लेते हैं, जहां सिक्कों की ढलाई होती हो उसे हम कहेंगे टकसाल। तर्क करने वाला, तार्किक। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। संकुचित विचार वाला व्यक्ति, दकियानूस। जो कठिनाई से समझ में आता हो, दुर्बोध। जिसको मापना कठिन हो, अपरिमेय। इसके अलावा जिस स्त्री की शादी अभी अभी हुई हो उसे हम कहेंगे नवोढ़ा। ध्यान रखना, जिस स्त्री की शादी न हुई हो उसे कहेंगे अध्युडा, और जिसकी शादी हाल ही में या अभी अभी हुई हो तो उसे हम कहेंगे नवोढ़ा। नव प्लस उढ़ा शब्द से नवोढ़ा शब्द बना है, तो यहां पर स्वर संधि का आगम होता है और इसमें अर्थ आता है कि जिस स्त्री ने अभी अभी नए वस्त्रों का धारण किया है उसे हम नवोढ़ा कहेंगे। जो धनुष को धारण करता हो, जो धनुष को धारण करता हो। अंडे से उत्पन्न होने वाला, शिव के धनुष का नाम, अर्जुन के धनुष का नाम, गोद लिया गया पुत्र। जिसके प्राप्त करने में कठिनाई हो। देखिए, तो यहां हमने देखा सिक्कों की ढलाई होती हो उसे कहते हैं टकसाल। तर्क करने वाला तार्किक कहलाता है। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी है। इसी तरीके से जिसको मापना कठिन हो अपरिमेय है। जिसकी शादी अभी अभी हुई हो नवोढ़ा है। लेकिन जो धनुष को धारण करता हो उसे हम कहेंगे धनुर्धारी। धनुर्धारी। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। जय का अर्थ होता है यहां पर दोस्तों, जय यानी उत्पन्न होने वाला, और यहां इसमें उत्पन्न होने के रूप में हम अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाते हैं। तो शिव के धनुष का नाम हम कहेंगे यहां पर पिनाक। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव, महाभारत का एक ऐतिहासिक पात्र। जो गोद लिया गया हो उसे हम कहेंगे दत्तक पुत्र।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र था, दत्तक पुत्र, गोद लिया गया था। जिसके प्राप्त करने में कठिनाई हो, तो प्राप्त करने में हम कहेंगे यहां पर दुष्प्राप्य, जो कठिनता से प्राप्त होता हो। तो ये इस प्रकार से आपको नोट्स के माध्यम से और सारी गहराई मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी। अभी हमने इस कक्षा के माध्यम से एक बिंदु को हल कर लिया है कि किस तरीके से परीक्षा में हमें एकार्थक शब्दों को हल करना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरा समस्त वाक्यांश है या वाक्य है उसको एक छोटे से शब्द में केंद्रित कर दिया गया। यही साथियों, इसे ही हम कहते हैं हिंदी में एकार्थक शब्द। तो ये आपको यहां परीक्षा की नजर से समझना है इसको। आशा करता हूं आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, इसलिए बैंकों क्लासेस में दोबारा जुड़े रहिएगा। आगे की कक्षाओं में आपको ऐसी रोचक जानकारियां हिंदी के संदर्भित दी जाएंगी।